हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपना यूजीसी नेट होम साइंस का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबको पता है कि हमारे होम साइंस नेट या जेआरएफ में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। 2 एग्ज़ाम्स में हमारा एक एग्ज़ाम जर्नल होता है जो हमें सबको देना होता है। जर्नल एग्ज़ाम सबके लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो मैनेजमेंट से हो, चाहे वो इंग्लिश से हो, चाहे वो हिंदी से हो। एंड देन सेकेंड पेपर हमारा आता है हमारा मेन, जिस सब्जेक्ट में हमारा पीजी होगा, हमने पीजी कर रखा होगा, जिसमें हमारा पीजी का स्पेशलाइजेशन होगा। सेकेंड पेपर हमारा उसका आता है और सेकेंड पेपर में भी हमारे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमारे 200 मार्क्स के होते हैं। और फर्स्ट पेपर में हमारे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमारे 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल हमारा यूजीसी नेट हो जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम जो होता है वो हमारा 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स में हमें अपने मार्क्स डालने होते हैं। 300 मार्क्स में 200 हमारे मेन सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे कि मेरा होम साइंस है, मैंने होम साइंस से किया है तो मेरा होम साइंस में 100 क्वेश्चंस थे। किसी का इंग्लिश में होगा तो उसका इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 50 क्वेश्चंस उसके सब्जेक्ट के, मतलब जो जनरल पेपर होता है जिसमें टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, डीआई है, ये सारा कुछ पूछा जाता है उसका होगा। और भी जिसने एमकॉम किया होगा मैनेजमेंट से जो होगा उसके कॉमर्स के 100 क्वेश्चंस। उसी तरीके से हमारा जो पीजी है, जिसने एमए किया है, एमएससी किया है, एमकॉम वगैरह जो भी किया होगा, जिसने जो कोर्स किया होगा उसका उससे रिलेटेड सेकेंड पेपर होता है। आज हम होम साइंस का डिस्कशन करेंगे। होम साइंस इसका सब्जेक्ट कोड है 12 एंड देन इसमें हमारी 10 यूनिट्स दी हुई हैं। 10 यूनिट्स में हमारे 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन सबको हमें पढ़ना है। जिसमें हमारी एक लास्ट पॉइंट इसमें 10 में दिया हुआ है। लास्ट में जो पॉइंट दिया दे रखा है इसमें रिसर्च का दे रखा है। लास्ट में रिसर्च हमें पढ़ना होता है। तो रिसर्च के लिए इस तरीके से हमारी कितनी यूनिट बन जाती है? 11। लेकिन रिसर्च का पार्ट हम फर्स्ट पेपर में भी पढ़ते हैं तो वो वहाँ से भी कवर हो जाता है बच्चों का। अब हम इसमें फर्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे। पहला हमारा यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। इसमें हमें पढ़ना है कि हमारा खाद्य विज्ञान क्या होता है, या फिर जो हम खाना बना लेते हैं, विज्ञान पढ़ लेते हैं, उसमें सेवा देने का कौन सा प्रबंधन, सर्व करने के लिए कौन कौन से प्रबंधन किए जाते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये हमारा है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। फूड साइंस खाद्य विज्ञान क्या होता है, पोषण क्या होता है। पोषण के अंदर हमें पढ़ना होगा पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स। मैक्रो पोषक तत्व कौन से होते हैं, माइक्रो कौन से होते हैं, पूछ लेता है। एंड देन इसमें हमें न्यूट्रिशन में कौन कौन सी इसकी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन है, गुड न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, पोषण की कौन कौन सी स्थितियां हैं, ये सब इसमें पूछ लेता है। एंड देन इसमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा इस पॉइंट से बनते हैं नेट के पेपर में, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एंड इसमें सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम नीचे आएंगे, जब हम किसी खाद्य विज्ञान को पढ़ेंगे तो उसमें हम भोजन भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमें भोजन में पढ़ना होगा भोजन के गुण कौन कौन से होते हैं, फिजिकल यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण हमारे इसमें कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है क्वालिटी इवोल्यूशन ऑफ फूड, ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स। यानी कि जो हमारा फूड है उसके हम इवोल्यूशन, उसका मूल्यांकन, उसके गुणों को मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। जैसे कि हम कोई भी खाना उसे देख के हम कहते हैं हाँ ये चीज़ तो अच्छी है, देखने की अट्रैक्टिव अगर कोई डिश बनी हुई होती है तो हम देख के पहचान लेते हैं। वैसे ही इसमें हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मेथड से इवोल्यूशन करेंगे, यानी कि मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी होंगी। एंड देन फोर्थ पॉइंट हमारा आता है इफ़ेक्ट ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स एंड न्यूट्रिशनल कंपोनेंट एंड अदर फिजिकल पैरामीटर्स, फूड प्रिजर्वेशन एंड एप्लीकेशन। इसमें हमें हमारे भोजन की कुकिंग की कौन कौन सी विधियाँ हैं, कुकिंग की मेथड्स हमें इसमें पढ़ने होंगे। एंड देन उसके बाद जब हमने खाना बना लिया, एक तरीके से जब हमने खाना बना लिया तो हम उसे प्रिजर्व किस तरीके से रखेंगे लंबे समय के लिए। इसमें हमें प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पढ़नी है, हमारी कुछ
मॉडल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं, कुछ पुरानी है, जैसे कि हम किसी भी और कुछ केमिकल्स मिला के हम अपने भोजन को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ये हमें इसमें सारा पढ़ना है। एंड देन 5 पॉइंट हमारा आता है फूड पिगमेंट एंड एडिटिव्स। इसमें हम जब हम भोजन बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ में कौन से भोजन में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, वो हमें इसमें सब पढ़ना है। जैसे कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, लाइकोपीन नामक उसमें पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। इसी तरीके से इसमें और भी पिगमेंट हैं, वाटर सॉल्युबल कुछ पिगमेंट आते हैं, कुछ वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। ये सारे हमें इसमें पढ़ने हैं। एंड उसके बाद हमारा आता है फूड स्टैंडर्ड माइक्रोबायोलॉजी हैक ऑफ फूड पैकेजिंग। इसमें हमें फूड स्टैंडर्ड यानी कि जब हम कोई भी खाने की चीज़ खरीदते हैं तो हम उस पर स्टैंडर्ड देखते हैं कि मार्क है, ISI मार्क है, FSSI मार्क है। तो वही हमें इसमें पढ़ना है, सारे स्टैंडर्ड कि हम जब कोई भी खाना पहले से जब परचेज़ करते हैं तो उसमें हमें देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि ये चीज़ स्टैंडर्ड है या नहीं है, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ फूड, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे हम अपने भोजन को किस तरीके से बचा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है हैकअप। हैकअप है हाइजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसमें हमारा क्या रहता है कि हम अपने भोजन को हजार्ड से कैसे बचा सकते हैं, यानी कि जो इधर उधर से कीड़े मकोड़े हमारे भोजन को ख़राब करते हैं उस चीज़ों को हम कैसे करके अपने भोजन को। उसके बाद फूड पैकेजिंग आता है, यानी कि हम अपने भोजन को कैसे करके पैकेज में रख के लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कैनिंग वाला सामान आता है, फूड टल्ड आता है, टॉन मिल्क आता है, इन चीज़ों को हम पैकेज करके लंबे समय तक स्टोर कर लेते हैं। यही स्टोरेज के बारे में हमें पैकेजिंग कि कौन कौन से तरीके से हम पैकेज करें अपने फूड को जिससे वो लंबे समय तक रहे, वो सब हमें इसमें पढ़ना है। एंड देन हमारा 7 पॉइंट आता है परसेप्टिव्स ऑफ फूड सर्विस मेन्यू प्लानिंग फूड कॉस्ट एनालिसिस। हम अपने भोजन को मेन्यू प्लान, यानी कि जब खाना बना लिया किसी भी रेस्टोरेंट में आप भी लोग जाते होंगे तो आप देखते होंगे वहाँ मेन्यू प्लान होता है। तो मेन्यू प्लान में क्या होता है कि हम किस टाइप का भोजन ले रहे हैं। मेन्यू कई तरीके के होते हैं, जैसे कि अला कार्ट मेन्यू होता है। तो इसमें क्या होता है, हम इसमें चॉइस दी हुई होती है कि भोजन खाना लिखा, एक तरफ फूड लिखा होगा, एक तरफ उसके पैसे लिखे होंगे, साथ के साथ उसमें खाने के साथ पैसे दिए होते हैं आपको जो चीज़ खरीदनी है वो। जैसे कि टेबल डी हॉट मेन्यू होता है, टेबल डी और मेन्यू होता है। ये सारे मेन्यू प्लानिंग हमें इसमें पढ़ने हैं। एंड देन हमारा आता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें हमें नैनो टेक्नोलॉजी नई कौन कौन सी टेक्नोलॉजी फूड में यूज़ हुई है। वैसे इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते नहीं हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, यहाँ से UGC नेट JRF में ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रिजर्वेशन से क्वेश्चन बनता है कन्फर्म, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन नीचे से ज़्यादा ये इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हमारी जो 10 यूनिट्स हैं उसमें भी हमारी कुछ मेन यूनिट्स हैं, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारी फूड्स की यूनिट्स हैं, फूड की यूनिट्स में हमारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन फूड्स की यूनिट्स में से आते हैं। एंड देन अब हमारा सेकेंड यूनिट आता है न्यूट्रिशनल एंड डायटेटिक्स। इसमें हम क्या पढ़ना है, हमें न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स के बारे में पढ़ना है। अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फूड ग्रुप्स। भोजन के समूह पढ़ने हैं। इसमें हमें कौन कौन से समूह होते हैं भोजन के। हमारे वैसे तो कई तरीके से अलग अलग भोजन समूह में बांटा गया, लेकिन हमारा मेन जो है इसमें हम ICMR ने जो 5 फूड ग्रुप्स दिए हैं, ICMR सब लोग जानते होंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जो हमारा RDAV आता है तो ये हमारी हेल्प करता है। तो इसने हमारे कितने 5 फूड ग्रुप्स दिए हुए हैं। ये 5 फूड ग्रुप्स हमें इसमें मेनली पढ़ने होते हैं। एंड देन फिर हमें पढ़ना होगा अपना बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है वो तो सबको पता है क्या होता है। बैलेंस डाइट यानी कि वह आहार जिसमें हमारे एक दिन की या फिर एक व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूरा करता हो, वह बैलेंस डाइट कहलाता है। ये हमें पढ़ना है। उसके बाद फूड पिरामिड माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। भोजन का पिरामिड क्या होता है, मैक्रो मतलब बाह्य एंड माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म और छोटे और बड़े एक तरीके से कह सकते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, मैक्रो मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। एंड दूसरा इसमें हमारा आता है प्रोटीन।
एंड हमारा थर्ड इसमें आता है फैट। ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बाद हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ना है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मतलब इन पोषक तत्वों की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, लेकिन नीड होती, लेकिन ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए। इसमें इसमें भी हमेशा से एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं नेट जेआरएफ में। एंड फिर हमें सेकेंड पॉइंट अपना पढ़ना होगा, न्यूट्रिएंट्स, रोल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियंस। न्यूट्रिशंस रोल्स, न्यूट्रिएंट्स यानी कि जितने पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, इनके हमारे शरीर में कौन कौन सी भूमिकाएं हैं। न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी यानी कि पोषक तत्वों की कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कि प्रोटीन की कमी से PEM हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, वैसे ही विटामिन्स की कमी से, जैसे कि विटामिन A की कमी से हमारा रतौंधी हो जाता है, या फिर हम रतौंधी को भी बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमें ये सारी डिफिशियंसीज पढ़नी। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन कंफर्म बनता ही बनता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन 2021 में हमारे यहाँ से विटामिन B डिफिशियंसी पूछा गया था। एंड देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियंस, हमारे भारतीयों को कौन कौन से पोषक तत्व की कितनी कितनी आवश्यकता होती है, वो हमें इसमें पढ़ना है। मतलब कि इसमें हमें RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जो हमारा RDA दिया होता है, जिसमें एक व्यक्ति की कितनी किस चीज़ की नीड है, जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन की एक व्यक्ति को 54 ग्राम पर डे नीड होती है, वो हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आता है, जिसमें हमें पब्लिक का स्वास्थ्य किस तरीके से, पब्लिक स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है, वो हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल थ्रू लाइफ स्पेन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एडोलसेंस, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ डाइटरी गाइडलाइंस एंड न्यूट्रिशनल थ्रू लाइफ साइकिल के न्यूट्रिएंट्स। इसमें वही है कि हमें पूरे जीवन में अपने बचपन यानी कि कॉन्सेप्शन यानी कि गर्भधारण से लेकर पूरे जीवन में हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो हमें इसमें स्टेजेस में कितने न्यूट्रिएंट्स की पूरे जीवन में ज़रूरत होती है, वो हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इमरजेंसीज एंड डाइजेस्टर। हमारे किसी भी समुदाय के लिए कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, स्पोर्ट्समैन के लिए कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं। न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज एंड डाइजेस्टर, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई डाइजेस्टर आ जाता है, तो हम कैसे करके पोषक तत्वों को चाहिए हमें। एंड 6 पॉइंट हमारा है न्यूट्रिशनल असेसमेंट मेथड एंड टेक्निक्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि हम न्यूट्रिशन का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारा टेक्निक्स ABCD होता है। मतलब इसका A फॉर एंथ्रोपोमेट्री, V फॉर बायोलॉजिकल, C फॉर क्लिनिकल, T फॉर डाइटरी। मतलब न्यूट्रिशन का असेसमेंट हम एंथ्रोपोलॉजी मतलब एंथ्रोपोमेट्री के द्वारा भी कर सकते हैं, नाप के, जैसे कि हम BMI लेते हैं, किसी भी व्यक्ति का हेड सर्कमफेरेंस चेक करते हैं। उसी तरीके से बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल एंड डाइटरी, भोजन कौन व्यक्ति किस तरीके से ले रहा है, उस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, और यहाँ से भी कंफर्म एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद में हमारा ये आता है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसमें हमें न्यूट्रिशन प्रॉब्लम पढ़ना है, सॉरी न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसीज़, यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि ICDS, इसमें हमें पढ़ना होगा। ICDS में कौन कौन से, NIN ने हमारे लिए कौन कौन से पोषक तत्व बताए हैं, ये सारे हमें इसमें पढ़ने होंगे। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा
8 पॉइंट क्लिनिकल एंड थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन। इसमें हमें पढ़ना होगा क्लिनिकल चिकित्सीय है पोषक क्या होता है, मतलब इसमें हमारी जो बीमारी होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डायबिटीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड इसमें हमारी बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि हमारी लीवर की डिसीज़ हो गई, किडनी डिसीज़ हो गई, हमारे बहुत सारे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, बहुत सारी माल अब्जेक्शन की डिसीज़ आती हैं, सेलिक डिसीज़ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे हमें इस थेरेप्यूटिक क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पढ़ना है सारी डिसीज़ के बारे में। उसके बाद हमारा डाइटरी काउंसलिंग मैनेजमेंट, कैसे तरीके से हम किसी भी व्यक्ति की काउंसलिंग कर सकते हैं। और पहले भी मैं एक बार आपको बता चुकी हूँ कि इसके हर एक यूनिट के 10th पॉइंट में रिसर्च दिया हुआ है। इसमें रिसर्च मेथड कौन कौन से होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, प्रिंसिपल और पर्पस रिसर्च के क्या होते हैं, हमें ये पढ़ना है। अब हमारा आता है नेक्स्ट, पहले हमने फूड पढ़ लिया, फूड से भी हमारे 2 यूनिट्स हैं, 20 क्वेश्चंस, जबकि हमेशा ही फूड की यूनिट से 20 से अबव ही क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये दोनों यूनिट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल्स क्या होता है, टेक्सटाइल्स यानी कि जो हम अपनी वस्त्र विज्ञान पढ़ते हैं वो होता है हमारा टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल में टर्मिनोलॉजीज़ पढ़नी है, फाइबर यानी कि रेशा क्या होता है, धागा क्या होता है, बुनाइयाँ क्या होती हैं, कपड़ा क्या होता है। यानी इसमें हमें एक पूरी प्रोसेस पढ़नी है, कैसे करके फाइबर आता है, फाइबर के बाद बहुत सारे फाइबर मिला के धागा बनाते हैं, जब बहुत सारे धागे बन जाते हैं तो हमारी बीव्स बनती हैं, जब किसी भी चीज़ को बुन लेते हैं तो फिर वो एक फैब्रिक के रूप में तैयार हो जाता है। ये हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर है, मैन मेड फाइबर है। नेचुरल फाइबर में भी प्लांट फाइबर होते हैं, एनिमल फाइबर होते हैं, हमें इसमें सारा पढ़ना है। उसके बाद में हमें पढ़ना है यार्न्स, धागे कौन कौन से प्रकार के होते हैं, बीव्स भी अनेक प्रकार के होते हैं, सिंपल वीव आ गया, ट्विल वीव आ गया, साटिन आ गया, सटीन आ गया, फैंसी वीव में हमारी बहुत सारी बुनाइयाँ आती हैं, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स एंड वीव्स, किस तरीके से हम फाइबर को और वीव्स को पहचान सकते हैं कि हमारी ये सिंपल वीव है, ट्विल वीव है, या फिर ये हमारा नेचुरल फाइबर है, वो सब हमें इसमें पढ़ना है, या फिर मैनमेड फाइबर है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ऑफ मेजर नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर एंड यूजेस। इसमें हमारा आता है कि नेचुरल और मैनमेड फाइबर को किस तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें हमें एक पूरी प्रोसेसिंग पढ़नी है, कैसे करके हम पेड़ से लेके कपड़ा बनाने तक की प्रक्रिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर एंड यूजेस, इसके गुण हमें पढ़ने हैं और इसके एंड यूज़, मतलब जब हम पूरा कपड़ा तैयार कर लेते हैं तो फिर हम उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हमें पढ़ना है। एंड हमारा फोर्थ पॉइंट आता है टेक्सटाइल्स फिनिशिंग, क्लासिफिकेशन, प्रोसेसिंग एंड पर्पस ऑफ फिनिशेस। जब हमारा कोई भी कपड़ा बन के तैयार होता है तो उस एकदम से पहनने योग्य नहीं होता है, उसमें हमें फिनिशिंग की ज़रूरत होती है। फिनिशिंग कर लेते हैं तो हमें इसमें बहुत सारी फिनिशिंग के बारे में पढ़ना है, जैसे कि फिनिशिंग हमारी मशीन से भी होती है, केमिकल से भी फिनिशिंग की जाती है, तो इसमें हमें ये फिनिशिंग के सारे टाइप पढ़ने हैं। इसका पर्पस क्या है फिनिशिंग करने का, प्रोसेस कौन कौन सी यूज़ की जाती है पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है डाई एंड प्रिंटिंग क्लासिफिकेशन। डाई क्या होती है या कितने प्रकार की डाइयाँ होती हैं, प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है, इनका सबका वर्गीकरण हमें पढ़ना है। मेथड ऑफ ब्लॉक पेंटिंग पढ़नी है, टाई एंड डाई, बाटिक, रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, सारे तरीके की जो भी प्रिंटिंग होती है ये हमें पढ़नी है। इसमें से ये ट्रांसफ़र प्रिंटिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्ज़ाम में, हर बार के मैंने अभी तक एनालाइज़ किया, कई सारी शिफ्ट में ये पूछा गया है ट्रांसफ़र प्रिंटिंग। उसके बाद आता है हमारा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, यानी कि भारत के जो ट्रेडिशनल यानी कि ऐतिहासिक या रीति रिवाज पुराने जो टेक्सटाइल के ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, कपड़े पुराने हैं जो वो हमें इसमें पढ़ने। इंडियन एम्ब्रॉयड्रेड टेक्सटाइल्स, भारत में कौन कौन सी कढ़ाइयाँ की जाती हैं। पेंटेड टेक्सटाइल, कौन कौन से पेंट के प्रकार हैं। वूवन टेक्सटाइल्स, बुनाइयाँ अलग अलग तरीके से होती हैं।
डाई टेक्सटाइल एंड वेरियस रिलीजन्स ऑफ इंडिया, अलग अलग धर्म के लोग हमारे भारत में निवास करते हैं, तो अलग अलग तरीके से वही हमें पढ़ना है। जैसे कि लखनऊ की, इसमें हमारे लखनऊ की चिकनकारी, कश्मीर, लखनऊ की चिकनकारी, कश्मीर का कांथा, सॉरी बंगाल का कांथा होता है, कश्मीर की कसूती होती है, ये सारी बुनाइयाँ इसमें हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा 7th पॉइंट आता है टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, नीड ऑफ टेस्टिंग सैम्पलिंग टेक्निक्स, टेक्सटाइल फाइबर यार्न फैब्रिक्स गारमेंट्स। मतलब कि हम जब हमारा एक कपड़ा कोई, पहले क्या हुआ, हमारे फाइबर से फैब्रिक बना, फिर हमें फिनिशिंग दी, फिनिशिंग के बाद में उसे हमें सजाने के लिए हमने उस पर डाई किया, प्रिंटिंग की, उसके बाद में कढ़ाई भी की। उसके बाद हमारा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है टेस्टिंग, किस तरीके से हम किसी भी फाइबर को पहचानते हैं कि वो अच्छा है बेकार है, किस तरीके से हमारी यूज़ में आ सकता है क्या नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्सटाइल एंड environmental ban died, eco-friendly textile, contamination and effluent treatment, eco label and eco mark। मतलब कि टेक्सटाइल में कुछ डाई ऐसी हैं जो हमारी इको फ्रेंडली होती हैं, कुछ डाई ऐसी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट पे हार्मफुल होती हैं, तो उसे बैन किया गया है, जैसे कि हमारी वेट डाई है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल अपैरल नैनो टेक्नोलॉजी। भाई नैनो टेक्नोलॉजी का टेक्सटाइल में किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। अभी तक यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने नहीं, कभी भी नैनो टेक्नोलॉजी से अभी तक कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहाँ से हमारे बहुत सारे बीफ से, फाइबर से, नेचुरल फाइबर प्रोसेसिंग से, टाई एंड डाई प्रिंटिंग, यहाँ टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी से, इस ऊपर वाले पोर्शन से हमेशा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसर्च मेथड्स, टाइप ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव सर्वे, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल एंड एक्शन रिसर्च। इसमें हमें सारी रिसर्च के मेथड्स पढ़ने हैं कि हमारी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, सर्वे रिसर्च क्या होती है, हिस्टोरिकल, सारी रिसर्च के टाइप्स पढ़ने हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अपैरल डिज़ाइनिंग। अपैरल डिज़ाइनिंग क्या होता है ये हमें इसमें पढ़ना है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, किसी भी जब हम कपड़े को बनाते हैं तो हम उसे डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं। हमारा ऊपर कपड़ा बन के तैयार हो गया, यहाँ पे हमारा कपड़ा बना, यहाँ पे हमने कपड़ा कच्चे धागे से धागा बना के कपड़ा तैयार कर लिया। उसके बाद हम अब जब हमारा कपड़ा बन के तैयार हो गया तो हमें कपड़ा सिलना है, बनाना है पहनने के लायक, तो हम अभी इसे पढ़ेंगे अपैरल डिज़ाइनिंग को। इसमें क्या होता है, हमारा पहला पॉइंट बॉडी मेजरमेंट प्रोसीजर्स, नीड्स, फिगर टाइप्स एंड एंथ्रोपोमेट्री, यानी कि बॉडी का मेज़रमेंट, कौन कौन से तरीके से बॉडी मेज़रमेंट की जाती है। फिगर्स कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से 2021 में पेपर पूछा गया था, एक क्वेश्चन बॉडी फिगर्स में मैचिंग का आया था। एंथ्रोपोमेट्री से किस तरीके से बॉडी का मेज़रमेंट करते हैं, ये हमें इसमें पढ़ना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा आता है इक्विपमेंट्स and tools used for manufacturing garment, advancement and attachment attachments used for sewing machine। यानी कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, इक्विपमेंट एंड टूल्स और मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। जब हम कपड़े को बनाते हैं तो हमें कपड़े को जब तैयार करते हैं तो हम गारमेंट मतलब पहनने योग्य कपड़ा, तो हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत आवश्यकता होती है। उसके बाद हमें पढ़ना है स्विंग मशीन की पूरी डिटेल, सिलाई मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सिलाई मशीन कितने प्रकार, ये लिखाया गया टाइप्स एंड मशीन्स यूजेस एंड देयर पार्ट्स। सिलाई मशीन कितने प्रकार की होती है, सिलाई मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सिलाई मशीन, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सिलाई मशीन के पार्ट से, कभी सुई से पूछ लेगा, कभी फीड डॉग से पूछ लेगा, कभी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। एंड नेक्स्ट अब हम अपना अगला पढ़ेंगे, इसका थर्ड पॉइंट है एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड इट्स एप्लीकेशन टू अपैरल, इलस्ट्रेशन एंड पार्ट ऑफ गारमेंट्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से तत्व और कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जो हम अपने किसी भी एप्लीकेशन ऑफ अपैरल में यूज़ कर सकते हैं। फैशन की टर्मोलॉजी हमें इसमें पढ़नी है, फैशन साइकिल क्या होता है, फैशन की थ्योरी क्या होती है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया फैशन थ्योरी से लास्ट टाइम।
फैशन एडॉप्शन, फैशन फोरकास्टिंग क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फैशन, फैशन के कौन कौन से फैक्टर हमें अफेक्ट करते हैं। एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। फैशन थ्योरी से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बना था, यहाँ से तो बनता ही बनता है हमेशा से। उसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पैटर्न मेकिंग, ड्राफ्टिंग, ड्रैपिंग एंड फ्लैट पैटर्न मेकिंग टेक्निक्स, पैटर्न अल्ट्रेशन एंड डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक्स। इसमें हमें क्या करना है, जब हमारा कपड़ा जब हम सिलेंगे तो मतलब कि हम पैटर्न क्या कैसे तरीके से पैटर्न बना के हम तैयार करते हैं, पैटर्न को बना के, ये हमें पैटर्न मेकिंग टेक्निक्स पढ़नी है इसमें सारा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम। उसके बाद हमारा आता है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टर्मिनोलॉजी यूज्ड। इसमें हमें अपैरल में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज़ है, जैसे कि सीम्स, सिलाई क्या होती है, मशीन का यूज्ड क्या होता है, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करते हैं, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा 7 पॉइंट आता है अपैरल क्वालिटी टेस्टिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक क्वालिटी पैरामीटर्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ फैब्रिक एंड गारमेंट्स। कौन कौन से हम अपैरल की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए कौन कौन मतलब कोई भी कपड़ा जब बन के तैयार हो जाता है तो हम उसकी टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं वो हमें पढ़ना है। उसके बाद में केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लॉथिंग प्रिंसिपल्स एंड वॉशिंग, लॉन्ड्रिंग एजेंट, स्टोरेज टेक्निक, केस, लेबल्स एंड सिम्बल्स। इसमें जब हमारा कोई कपड़ा बन के तैयार हो गया तो हम उसकी देखभाल कैसे करेंगे और उसे मेंटेनेंस यानी कि संभाल के कैसे रखेंगे कपड़े के। इसमें कपड़े को धोते, कौन से कपड़े को किस तरीके से धोते हैं, ये हमें पढ़ना है। फिर उसको स्टोरेज कैसे करेंगे। इसमें हमें बहुत सारे सिम्बल्स का यूज़ होता है कपड़े धोने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, वो सब हमें इसमें सिम्बल्स पढ़ने हैं, वो पूछे जाते हैं। एक बार सिम्बल्स भी एक बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। सिलेक्शन ऑफ क्लॉथिंग एट डिफरेंट एज ग्रुप, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए कौन कौन से कपड़ों को ख़रीदते हैं। फैब्रिक ऑफ डिफरेंट यूजेस, कौन कौन सी समय कौन कौन सा कपड़े का यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर सर्दियाँ हैं तो हम गर्म कपड़ों का यूज़ करेंगे, अगर गर्मियाँ हैं तो हम कॉटन के कपड़ों का यूज़ करेंगे। ये यहाँ से भी पूछा जाता है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद वही रिसर्च का 10th पॉइंट आ गया, रिसर्च मेथड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप्स एंड स्कोप्स। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होते हैं, रिसर्च के मेथड्स क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, स्कोप कौन सा होता है रिसर्च का। अब ये हमारी ऊपर की 4 यूनिट कंप्लीट हो गई, जिसमें से हमारे 4 यूनिट में 40 क्वेश्चंस हो गए ना, तो इन दोनों यूनिट में मिला के समथिंग 50 क्वेश्चंस बनते हैं। फूड एंड टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फूड एंड टेक्सटाइल। भाई टेक्सटाइल एंड अपैरल की 2 यूनिट हमारी फूड की एंड फूड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स, इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब जो हमारा आधा क्वेश्चन डिज़ाइन होता है वो आधा क्वेश्चन पेपर इसी से डिज़ाइन किया जाता है, मतलब कि 50 समथिंग क्वेश्चंस हमारी इन दोनों यूनिट से बन के तैयार होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 5 यूनिट आता है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इशूज़। मतलब कि रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधनों का प्रबंधन हम किस तरीके से करते हैं, एंड कंज्यूमर का कौन कौन से इशूज़ आते हैं कंज्यूमर के लिए, कोई भी उपभोक्ता है उसके लिए कौन कौन से इशूज़ आते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही इस यूनिट से डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अप्रोचेस क्या होती है मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स, मोटिवेशनल थ्योरीज, यहाँ थ्योरीज से एक क्वेश्चन बनता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि हम डिसीजन को किस तरीके से लेते हैं, ये सारे इसमें बनते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, सुपरविज़न, कंट्रोलिंग, कंट्रोल, मतलब किसी अगर हम एक तरीके से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि हम कोई प्रबंधन करते हैं उसके कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं, कोई भी चीज़ हमने अपने दिमाग में सोची, मान लो एग्ज़ाम का ही सोचा कि हाँ हम वो एग्ज़ाम देंगे, जीआरएफ के लिए ही सोचा हमने, हमें जीआरएफ एग्ज़ाम देना है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे, सोचा हमने, फिर हम सुपरवाइज़ करेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को स्टार्ट करें काम के लिए, या हम जो काम कर रहे हैं अपने आप अपने गोल को प्राप्त करने के लिए वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम उसमें कंट्रोलिंग करेंगे, कंट्रोल नियंत्रण लगाएंगे। उसके बाद जो नियंत्रण लगाएंगे उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक से संगठित करेंगे। उसके बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे उसी चीज़ का, यानी कि कौन कौन से हमारे
इवोल्यूशन मूल्यांकन करेंगे कि हम जो काम कर रहे थे वो ठीक तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन आते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ये पढ़ना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, फैक्ट ऑफ फैक्टिंग, यूजेस, रिसोर्सेज कंजर्वेशन, टाइम मैनेजमेंट, वही आ गया फिर से। वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन, इसमें वर्क सिंप्लीफिकेशन मतलब किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो उसे सरल तरीके से किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। एंड देन क्लासेस ऑफ चेंज, इसमें वर्क सिंप्लीफिकेशन में ही क्लासेस ऑफ चेंज पढ़ना है। फिगर एंड इट्स मैनेजमेंट, फटीग एंड इट्स मैनेजमेंट, थकान कितने प्रकार की होती है, थकान को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्यों हमें थकान होती है बॉडी को, ये हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मनी मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। फैमिली इनकम के टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बजट से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंक्शन, नीड, रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, चैलेंजेस, फंक्शन, मैन पावर, प्लानिंग, ट्रेनिंग। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये कंज्यूमर डेफिनेशन, कंज्यूमर क्या होता है, रोल एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर प्रॉब्लम, एजुकेशन, ये कंज्यूमर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स हैं, कंज्यूमर को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें हमारे कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं, कौन कौन से कानून पारित किए गए हैं कंज्यूमर के लिए, जैसे कि वो सारे लॉज हमें इसमें पढ़ने होते हैं। एंड देन हमारा 9th एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कॉन्सेप्ट, ये मोटिवेशनल, ये एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ना होता है। इसमें से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट हमारा फिर से 10th पॉइंट कौन सा आता है, रिसर्च मेथड, सैम्पलिंग टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, रिसर्च मेथड में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है, ये हमें इसमें सारा पढ़ना है 10th यूनिट में। इसके बाद में हमारा आता है 5th पॉइंट, सिक्स यूनिट हमारी आती है। 6th यूनिट में हम पढ़ते हैं हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। हम अपने घर को किस तरीके से डिज़ाइन अंदर, हम अपने घर को किस तरीके से सजा सकते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ये है। ये इस यूनिट में कुछ सिमिलर है हमारे टेक्सटाइल की यूनिट से, जैसे कि डिज़ाइन के फंडामेंटल्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं आर्ट के, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, ये वही ऊपर वाले जो हमारे टेक्सटाइल में हमने दिखाया था वही, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, ये हमें पढ़ना है। एंड देन अब इसमें हमारी एक मेन जो हमारा आता है वो हमारा आता है कलर डायमेंशंस ऑफ कलर। इसमें हमें कलर के बारे में पढ़ना है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ कलर, हमारे साइकोलॉजी पे, मनोविज्ञान पे, यानी कि मनोदशा पे हमारे कौन कौन से प्रभाव कलर के पड़ते हैं, कलर की स्कीम कौन कौन सी होती हैं, फैक्ट ऑफ फैक्टिंग ऑफ यूज़ ऑफ कलर, इसमें कौन कौन से फैक्ट ऑफ फैक्ट करते हैं कलर्स को, ये हमें पढ़ना है। इसमें हमें कलर्स के बारे में ही पढ़ना है, जैसे कलर, रंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं, इसमें से एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमेशा। 2021 में पूछा था क्वॉटरनरी कलर्स क्या होते हैं, तो वो हमें बताना होता है। इसमें फिर हमारा 3rd पॉइंट आता है स्पेस प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग हाउसिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग स्पेस, टाइप्स ऑफ हाउस प्लान्स, इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग ऑफ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, यानी कि हम स्पेस प्लानिंग किस तरीके से, अगर हम कोई घर बना रहे हैं, उसमें डिज़ाइन कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति की इनकम को हम ध्यान में रखते हुए कैसे करके उसकी स्पेस, किसी घर को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एंड देन बिल्डिंग रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, जोनिंग, हाउसेस, स्पेशल ग्रुप्स एंड एरियाज, हाउस फाइनेंस, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इस यूनिट में मोस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से, इन दो यूनिट से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं।
एंड देन हमारा आ जाता है बिल्डिंग रिलेशंस नॉर्म्स, यहाँ से भी पढ़ते हैं क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड, जोनिंग, हाउसिंग, क्या क्या ये होता है। हाउसिंग एंड इन्वायरमेंटल, बिल्डिंग मटेरियल, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ग्रीन रेटिंग सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से ग्रीन रेटिंग सिस्टम है। एनर्जी इफिशियंसी ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, एनर्जी ऑडिटिंग क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। एंड हमारा 6 पॉइंट आता है एनर्जी एंड एनर्जी एज अ रिसोर्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी कि जो हम एनर्जी होती है उसकी कन्वेंशनल को सोर्स कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन से हैं, रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल एनर्जी कौन कौन सी होती है, एनर्जी का मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, नेशनल एफर्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, ये सब पढ़ना हुआ होता है। एंड देन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, डिफ्यूज़न एंड इनोवेशन डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। ये यूनिट है हमारी अर्गोनॉमिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है, मैन मशीन इन्वायरमेंट क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैन मशीन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को ही हम अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। इसमें हमारे मैन मशीन इन्वायरमेंट के रिलेशन को देखा जाता है। टाइम एंड मोशन स्टडी क्या होता है, एनर्जी स्टडी क्या होता है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। उसके बाद हमारा आता है फर्नीचर एंड फर्निशिंग। फर्नीचर क्या होता है, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, आर्किटेक्ट स्टाइल, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड, वॉल्स फिनिशिंग, विंडो, इसमें हम इससे हमारे फर्नीचर क्या होता है, उसका ऐतिहासिक प्रोस्पेक्टिव क्या है। उसके बाद में हमारे फिनिशिंग कौन कौन सी होती है, हमारे विंडोज़ कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हमारे विंडो के प्रकार, वॉल फिनिशिंग कैसी होती है, सब हमें से पढ़ना है। उसके बाद 10th यूनिट हमारा आता है रिसर्च मेथड, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ टूल्स, डेटा कलेक्शन, इसमें हमारे रिसर्च मेथड को पढ़ना है, डेटा कलेक्ट कौन कौन से तरीके से हम कर सकते हैं, ये सब। एंड देन हमारा 7th यूनिट आता है चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। हमारे यूजीसी नेट होम साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये, चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फूड, टेक्सटाइल, उसके बाद इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में हमारी आती है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हमें सबसे पहला क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्री नेटल एंड न्यू नेटल डेवलपमेंट, हम अपनी गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी देखभाल करते हैं। प्री नेटल यानी कि जन्म से पहले की अवस्था में कौन कौन से विकास होता है, एंड न्यू नेटल जो हम बच्चा जन्म ले लेता है हमारा बच्चा, तब कौन कौन सा विकास होता है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बिहेवियर, यहाँ हमें थ्योरीज पढ़नी है, जैसे कि पियाजे की थ्योरी, वाइगॉस्की की थ्योरी, एरिक एरिक्सन की थ्योरी, फ्रॉइड की थ्योरी, यहाँ बहुत सारी थ्योरीज हमें पढ़नी है जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक्टिविटीज़ और प्रमोट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें यहाँ पढ़ना है कि हम जब छोटे बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तो उन्हें किस तरीके से हमें इसमें सिखाना चाहिए। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसेस ऑफ फैमिली, पीयर्स, स्कूल, कम्युनिटी एंड कल्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि जब हम किसी भी बच्चे का किसी के व्यक्तित्व का विकास होता है तो उसके व्यक्तित्व के विकास में परिवार किस तरीके से प्रभावी करता है, पीयर ग्रुप, स्कूल, कम्युनिटी एंड उसकी संस्कृति कैसे तरीके से उसे प्रभावित करती है, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है चिल्ड्रन एंड पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे हमारे स्पेशल नीड्स मतलब कि जो डिसेबल्ड होते हैं किसी ना किसी रूप से, किसी को दिखता कम है, कोई बोल नहीं पाता है, किसी के हाथ पैरों में कोई कमी होती है, तो उनके लिए हम क्या क्या आवश्यकताएं हैं, केयर एंड सपोर्ट, कौन सी देखभाल हम उनकी कर सकते हैं, उन्हें कौन सा सपोर्ट दे सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड रिहेबिलिटेशन, कौन मतलब जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है चिल्ड्रन एट रिस्क, चाइल्ड लेबर, स्ट्रीट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिट्यूट, ऑर्फनेज, चाइल्ड अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग,
इसमें यानी कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके मतलब कभी कभी बाल श्रमिक बन जाते हैं किसी भी मजबूरी में। कोई भी बच्चा है, कोई अनाथ बच्चा है, चाइल्ड अब्यूज़ यानी कि किसी को किसी ने छोड़ दिया, किसी बच्चे को, कोई स्ट्रीट चिल्ड्रन, कोई जैसे कि रोड पे बच्चे रहते हैं बहुत सारे, उन बच्चों की केयर कैसे कर सकते हैं और रिस्क कौन कौन सा होता है उन बच्चों के लिए, वो पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा एडोलसेंस एंड यूथ चेंजेस, चैलेंजेस एंड प्रोग्राम्स ऑफ प्रमोट ऑप्शनल डेवलपमेंट। जो एडोलसेंस है, किशोर बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनके लिए कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, यानी कि या फिर उन्हें प्रमोट करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना है। एंड हमारा 8th है अडल्टहुड करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जब हम अडल्ट हो जाते हैं, अडोलसेंस के बाद अडल्टहुड आती है, अडल्टहुड में कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं। चेंजिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक बच्चा जो जवान होता है उसके बाद में उसके अडल्ट होता है, यानी कि उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल जाती हैं, बहुत सारे रोल्स, उसकी भूमिकाएं, उसकी जिम्मेदारियां सब कुछ बदल जाते हैं, तो वो इसमें पढ़ना है। उसके बाद एजिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस केयर एंड नीड, जब एजिंग मतलब बुढ़ापा हमारे ऊपर आ जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो उस समय हमें कौन सी केयर की नीड होती है, यानी कि देखभाल की क्या आवश्यकता होती है, वो हमें इसमें पढ़ना है। एंड देन फिर हमारा 10th पॉइंट कौन सा आ गया, रिसर्च मेथड्स, टाइप ऑफ वेरिएबल एंड देयर सिलेक्शन। वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, उन्हें सिलेक्ट हम किस किस तरीके से करते हैं, वो सब हमारा आता है इसमें। ये हमारी 7th यूनिट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारी हो गई 7th यूनिट। अभी हमारी 3 यूनिट्स बची हैं गाइस। इन 3 यूनिट्स को मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।